जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं दीपक सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी मस्त होंगे और बढ़िया से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आप लोग है कि नहीं? बिल्कुल ही, क्योंकि आप हमेशा हर पल आप सोचते हैं कि हमें इतना मार्क्स लाना है, मैट्रिक की अपेक्षा इंटर में इतना बेहतरीन काम करना है ना, उससे भी बेहतरीन मार्क्स लाना है। आपके माँ बाप भी आपके बारे में सोचते होंगे, तो इसके लिए आपको बढ़िया से मेहनत करना होगा, एकदम दिन रात एक करके पढ़ना होगा, तभी ये सब कुछ हासिल हो सकता है। यदि सब सो भी रहे हो तो भी तुझे जाकर पढ़ना होगा। यदि सब सो भी रहे हो तो भी तुझे जाकर पढ़ना ही होगा, क्योंकि बड़ा सपना तुमने देखा है और उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। तो बिल्कुल ही आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए हम सब आज एक नया चीज़ देखते हैं, और हम लोग अभी देखने जा रहे हैं रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2009 से लेकर के 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा अभी तक का वो सब बताएंगे, और कुछ अतिरिक्त संभावित क्वेश्चन भी इसमें हम जोड़ दिए हैं। तो चलिए बढ़िया समझते हैं, हर ऑप्शन पर एकदम अच्छे से विचार करते हुए कि कौन ऑप्शन सही है, क्यों सही है, एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए तो चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए, और साथ में अगर वैसा हो तो आप जवाब देते चलिएगा और हल करते चलिएगा। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। हाँ, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है हम लोग का ये है ना, जो कि आइंस्टीन इसकी व्याख्या किए थे, तो उसमें उन्होंने क्या माने थे? प्रकाश को क्या माने थे, यही पूछ दिया है। देखिए, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव में ना आइंस्टीन प्रकाश को ना ऊर्जा के पैकेट माने हुए हैं। ऊर्जा के पैकेट, या आप ये कहिए कि ऊर्जा के पैकेट को उन्होंने एक तरह से क्वांटा कहा था। क्वांटा या फोटोन नाम से वो बताए थे, है ना। ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, फोटोन, और वो बताए थे कि ये सभी के सभी असतत पैकेट हैं, लगातार नहीं आ रहा है, ये अलग अलग पैकेट के रूप में एनर्जी का बंडल आ रहा है ना, एनर्जी का पैकेट आ रहा है। तो इसको नाम क्वांटा या फोटोन देते हैं, है ना। ये ऊर्जा का पैकेट है, असतत रूप से है। तो कुल मिलाकर के वो क्या माने थे प्रकाश को? तो प्रकाश को कण माने थे, कण। ये पैकेट एक कण की भांति है, अलग अलग। तो वो कण मान करके इसके बारे में बताए थे, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या मानते हैं? तो कण मानते हैं। अगर यहीं पर अगर कहते ना कि डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश को क्या माना जाता है, तो हम लोग वैसे में कहते ना कि तरंग और कण दोनों। एक डी ब्रोगली थे, वो बताए थे कि प्रकाश या हर पदार्थ में द्वैत प्रकृति है, वो एक कण भी है, तरंग भी है। तो चलिए, डी ब्रोगली कहता अगर ना तो हम लोग दोनों टिक करते, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल कण टिक करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो चलिए, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? हाँ, क्वांटम सिद्धांत कौन दिए थे? ये जो क्वांटम सिद्धांत है ना, क्वांटम सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम ना मैक्स प्लैंक था। गौर करिएगा, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत को सबसे पहले दिया था, और उसी क्वांटम सिद्धांत पर आइंस्टाइन आगे काम करके प्रकाश विद्युत प्रभाव का बढ़िया से व्याख्या कर देते हैं, है ना। तो ये सबसे पहले क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताए थे। तो ये हो गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है कहा जाता है। तो देखिए, विकिरण के जिसमें एक क्वांटम को, विकिरण के ना एक क्वांटम माने एक पैकेट को क्या कहते हैं? जो विकिरण ऐसे आता है, बहुत सारा आता है असतत रूप से, तो एक को क्या बोलते हैं? एक को ना फोटोन बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं? फोटोन नाम से हम लोग इसको जानते हैं, या क्वांटा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये हो गया। देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। देखिए, नेक्स्ट है फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है। देखिएगा, फोटोन की ऊर्जा बराबर,
तो जो फोटोन की ऊर्जा है ना उसको ई से दिखाते हैं, और ऊर्जा जो होता है ना वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। आवृत्ति क्या होता है? तो एक कंपन है ना, तरंग जो होता है ना ऊपर नीचे तरंगदैर्ध्य बनाते हुए चलता है, तो ऊर्जा ना आवृत्ति के समानुपाती होता है। ऊर्जा समानुपाती होता है किसके? आवृत्ति, यानी कि न्यू होता है आवृत्ति का, है ना सिंबल। तो यहाँ से ई हटता है तो बराबर ई बराबर एच न्यू बोल सकते हैं। ई बराबर कितना? एच न्यू। तो यहाँ पर एच न्यू, फोटॉन की ऊर्जा को ना हम लोग एच न्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन की ऊर्जा को एच न्यू बोलते हैं। ऐसे एक और भी सूत्र होता है एच सी बाई लेमडा। चलिए उसका आगे जिक्र अभी आने वाला है तो हम बात करेंगे उस पर। देखिए फोटोन नियतांक प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक होता है। बोलिए प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक, प्लैंक नियतांक किसको बोलते हैं बताइए? तो जो ये होता है ना ई बराबर एच न्यू, तो इसमें एच को बोलते हैं हम लोग प्लैंक नियतांक। इसी को बोलते हैं क्या चीज़? ये प्लैंक नियतांक, इसी एच को बोलते हैं। तो इसका मात्रक पूछा है तो बताइए एच बराबर, बताइए क्या? एच बराबर क्या होगा? ई बटे में न्यू हो जाएगा, ई बटे में न्यू। और देखिए तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ई, और जो आवृत्ति होता है ना आवृत्ति, इसको हम एक बटे में आवर्तकाल बोल सकते हैं। और अगर आवर्तकाल को उल्टा कर दिया जाए, देखिए उल्टा कर दिया जाए तो ई इंटू टी हो जाएगा, यानी ऊर्जा गुने आवर्तकाल, यानी ऊर्जा गुने समय एक तरह का। तो ऊर्जा का मात्रक बोलिए, ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है, ये जूल। और समय का मात्रक सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो इस तरह से ये हो जाएगा जूल सेकेंड। यहाँ जूल बड़े अक्षर से और सेकेंड छोटे अक्षर से, क्योंकि जूल वैज्ञानिक का नाम है और सेकेंड क्या कुछ सेकेंड वैज्ञानिक होंगे? सेकेंड सिंह, सेकेंड कुमार है नहीं ना। तो जूल सेकेंड, सेकेंड छोटा अक्षर से, जूल बड़ा से क्योंकि वैज्ञानिक का नाम है, छोटा से क्योंकि कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है। तो जूल सेकेंड यहाँ होना चाहिए। तो देखिए ये सी नंबर ऑप्शन हम लोग का हो रहा। तो इस तरह से ये हो गया। देखिए एकदम बढ़िया से समझते चलिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंक स्थिरांक की बीमा है। वही प्लैंक स्थिरांक जो कि एच था ना, ये एच, उसी का बीमा पूछा है। तो देखिए चूंकि ई बराबर कितना होता है? एच न्यू होता है। तो बताइए यहाँ प्लैंक स्थिरांक की बीमा, तो एच का बीमा निकाला तो एच बराबर कितना हो जाएगा? ई बटे में न्यू हो जाएगा। तो अभी ने बताया आपको ई और न्यू को क्या बीमा पूछा है ना, न्यू को 1/t कह सकते हैं, ये आवर्तकाल, तो ई टी होता है, अभी बताया आपको। तो देखिए ऊर्जा का बीमा सूत्र क्या होता है? ml² t के पावर -2, और ये समय है, समय का बीमीय सूत्र ना टी होता है। टी का पावर कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, तो जोड़ लीजिए कुल कितना हुआ? ml² t के पावर -2 आइए +1, तो ये हो जाएगा ml² t के पावर -1 आ जाएगा ना। देखिए तो कहाँ दिया है? ml² t के पावर -1, ये नंबर ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही हो रहा है ना। आप चाहते ना तो इसको जूल सेकंड से भी निकाल लेते। इसका होता है ना जूल सेकंड मात्रक, जूल सेकंड, तो जूल से सीधे वो रख लेते, ये वाला जूल मतलब बीमा में इतना हो जाएगा। और सेकंड एक तरह का समय है तो समय का टी रख लेते, बन जाता है। पता है मात्रक से बीमा बनाने में और आसान पड़ता है। खैर हम आपको दोनों विधि बता दिए। चलिए हम चाहते हैं कि आपको एकदम ऑलराउंडर बनाएं। देखिए लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा है, लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा, देखिए बताया था आपको कि आने वाला है। चलिए आ गया। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है। तो देखिए एच और न्यू बराबर सूत्र होता है, न्यू बराबर ना c/λ होता है ना। न्यू बराबर c/λ, इसके बारे हम विस्तार से आप लोगों को बताए हुए हैं, है ना। प्रकाशिकी में भी इसके ऊपर वीडियोज़ भी है ना। एक वीडियो जो मतलब इसको हम बताए हैं। तो ई बराबर कितना हो गया? h इंटू न्यू का मान हो गया c/λ, तो hc/λ हो गया। फाइनल क्या बोल सकते हैं? hc बटे में ऐसे लेमडा बोल सकते हैं, hc बटे में लेमडा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? hc बटे में लेमडा कहाँ दिया है आपका? hc बटे लेमडा, ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है। क्या स्पष्ट है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति की
आवृत्ति की इतना जूल के विकिरण ऊर्जा में ना, विकिरण होना चाहिए, चलिए ऐसे लिखा है, विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या होगी। बताइए, कह रहा है कि इतना आवृत्ति है। देखिए आवृत्ति कितना दिया, ध्यान दीजिए, 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति में इतना विकिरण की ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या, इतना कुल ऊर्जा दिया है। देखिए इसको ना हम यहाँ पर बना देते हैं, अच्छे से हो जाएगा। देखिए तो ऐसे इस तरह से देखिए, न्यू कितना दिया था, 10 के पावर 14 हर्ट्ज। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, हम इसका ऊर्जा निकालते हैं तो ई बराबर होता है एच न्यू। तो एच प्लैंक नियतांक होता है, इसका मान कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻³ -34 जूल सेकेंड, इसका मात्रा उन्हें बताया है। और न्यू का मान तो दिया है 10 के पावर 14। गौर करिए, ई बराबर एच न्यू में एच एक न समानुपाती नियतांक है, इसका मान फिक्स होता है, याद कर लीजिए। एच का मान कितना होता है याद कर लीजिएगा, यह हमेशा के लिए फिक्स मान है। और 10 के पावर 14 ये न्यू का मान हो गया। दोनों को गुना कर लीजिए, कितना आएगा, ये अंक है तो उतर जाता है 6.62 गुणा 10 के पावर -34, और ये 10 के पावर ई वी है तो दोनों जुड़ जाता है। तो कुल कितना हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻³ प्लस 14 घट जाएगा ना, -20 हो जाएगा। ये जूल सेकेंड है, ये हर्ट्ज को सेकेंड इनवर्स बोलते हैं, ध्यान रखिए। हर्ट्ज जो होता है ना वो सेकेंड इनवर्स को बोलते हैं ना। तो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कट जाएगा, समझ रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जूल सेकेंड लिखिएगा और सेकेंड इनवर्स को 1/सेकेंड लिखिएगा तो ये कट ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जूल। तो एक फोटोन की ऊर्जा निकल गया, ये एक फोटोन की ऊर्जा है। और तो कितना आया, एक फोटोन की ऊर्जा कितना आया, देख सकते हैं आप लोग। एक फोटोन की ऊर्जा देख लीजिए, यही है, यही वाला है, थोड़ा सा आगे पीछे लिखा जा रहा है, गौर करिएगा। एक फोटोन की ऊर्जा हम लोग को ये मिल चुका है। तो कह रहा है कि 6.62 ऊर्जा में ना कुल कितना फोटोन होंगे। देखिए हम ऐसे इसको बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की क्या चीज़, ऊर्जा है ना, अब गुने फोटोन की संख्या। मान लीजिए ढेर सारा फोटोन है तो फोटोन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा कैसे हो जाएगा, गौर करिए। एक फोटोन में इतना ऊर्जा है तो 2 फोटोन में कितना ऊर्जा है, इसका दुगना करेंगे ना, 3 फोटोन में तिगना करेंगे। तो कह रहा है ना कि कुल ऊर्जा इतना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, देखिए लिखा है कुल ऊर्जा दे दिया है 6.62 जूल। देख लीजिए कुल ऊर्जा कितना दिया है, इतना दिया है, इतना विकिरण में कितने फोटोन की संख्या, फोटोन की संख्या पूछा है। तो देखिए कैसे होगा ये, कुल ऊर्जा दे दिया, फोटोन की संख्या नहीं दिया, चलिए इसको n मान लेते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा अभी निकाले हैं, ये कितना 6.62 इंटू 10⁻⁻20। तो n का मान आप निकाल सकते हैं। n बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, n बराबर हो जाएगा आपका 6.62 जूल। अब बटे में ये इतना जूल, ये भी जूल में ही है, देख लीजिए ऊपर में ये इतना 6.62 इंटू 10 के पावर -20 जूल। तो जूल से जूल कट गया, ऐसे भी संख्या का मात्रक नहीं होता है, और ये भी कट जाता है। तो 10 के पावर -20 को ऊपर ले जाइएगा तो 10 के पावर +20 हो जाएगा संख्या। यानी कि इतने फोटोन रहेंगे ना, इतने फोटोन रहेंगे, इतना ऊर्जा वाला, इतना ऊर्जा वाला, इतने फोटोन रहेंगे तो कुल मिलाकर के इतना ऊर्जा बन जाएगा, है ना। 10 के पावर 20 यहाँ पे आंसर हम लोग को होगा। 10 के पावर 20 जो दिया है उसको हम यहाँ पे C नंबर पे टिक कर लेते हैं ना, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। अब गौर करिए, फोटोन का ना विराम द्रव्यमान, कोई भी फोटोन होता है तो उसका विराम द्रव्यमान जो होता है ना वो 0 हो जाता है। और जबकि गतिक द्रव्यमान आपको पता है, देखिए गतिक द्रव्यमान बताए थे आप लोग को, हम चाहते हैं कि आप लोग एकदम विस्तार समझिए। फोटोन का गतिक द्रव्यमान गौर से समझ लीजिए। फोटोन का, देखिए इसमें तो अभी 0 टिक किए थे ना, देखिए फोटोन का गतिक द्रव्यमान, हाँ क्या बोले हैं, फोटोन का गतिक द्रव्यमान अगर पूछ दिया
तो क्या बताइएगा, हम आपको बताते हैं। गतिक द्रव्यमान m कितना बताइएगा। देखिए चूंकि एक सूत्र होता है E बराबर mc², आप जानते होंगे आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण। तो m बराबर कितना हो जाएगा, E बटे में c² हो जाएगा ना। तो यही गतिक द्रव्यमान पूछेगा तो आप ये बता सकते हैं ये, और नहीं तो एक और उपाय आपको बताते हैं, यहीं से छोटा सा और रास्ता है। हम इसको इतना लिख सकते हैं, m बराबर E की जगह पर h न्यू बटे में c² हो सकता है। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा बदल रहे हैं, ये m बराबर आपका हो जाएगा h बटा में c²। अभी बताएं न्यू बराबर c/λ होता है, तो c से c कट जाता है, तो m बराबर आपका आ जाएगा h बटे में c/λ, है ना। आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, बल्कि मेन तो यहाँ पर ये शून्य टिक करना है विराम द्रव्यमान, परंतु गतिक द्रव्यमान पूछ देना तो आप समझ लीजिए ये गतिक द्रव्यमान होता है, ये दोनों होता है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। अगले एग्जाम में ये संभावित है एक तरह से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, गौर करिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इकाई होता है किस चीज़ का, बताइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिससे ई भी लिखते हैं वो किसका मात्रक है, आवेश का, विभवांतर का, धारा का, ऊर्जा का। ऐसे तो आपको हम बता चुके हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से छोटा में ही बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है ना, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए गौर करिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम लोग ना ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन का ऐसे आवेश दिखाए तो ई का मान भी होता है इतना, है ना, इतना कुलम्ब, है ना, इतना, ये क्या मात्रक होता है यहाँ पर, ये कुलाम होता है मात्रक, है ना। और भी को बोलते हैं क्या, वोल्ट, भी को क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो इतना कुलाम इंटू वोल्ट हो गया ना। आपको पता है कुलाम इंटू वोल्ट कैसे क्या होता है, देखिए तो बताया था आपको, 10⁻⁻⁹ ये कुलाम ठीक है ना। वोल्ट को थोड़ा सा हम चाहते हैं कि ये सब मिला के एगो मात्रक बन जाए, तो वोल्ट को बदलना चाहते हैं और कुलाम के रूप में हो तो और अच्छा रहेगा। तो देखिए आपको बता दें, एक होता है V बराबर W बटा में Q, है ना। तो V का क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट बराबर कितना होता है, तो जूल बटा कुलाम, जूल बटा में क्या होता है, कुलाम। वहाँ पर रख दीजिए तो कितना आता है, वोल्ट बराबर जूल बटा कुलाम। वोल्ट के जगह पर लिखिए जूल, अब बटा में क्या, कुलाम। तो कितना आएगा, कुलाम से कुलाम कट जाएगा, तो ये जूल बचा है क्या, ये कितना बचेगा, 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंततः मात्रक जूल आ रहा है। गौर करिए, जूल आ रहा है मात्रक, जिसका मात्रक जूल हो वो एक तरह का कार्य है या ऊर्जा है, तो स्पष्ट है कि एक ऊर्जा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक तरह का क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक है। क्योंकि इसे हल करके और सिर्फ एक मात्रक में चेंज कर रहे हैं तो जूल आ रहा है, जूल ऊर्जा का मात्रक है। आवेश का तो कुलम्ब होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर होता है, ऊर्जा का ही जूल होता है ना। तो इस तरह से ये हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, अभी ना बताया है, ऊर्जा मापता है। चलिए डी नंबर ऑप्शन में आप यहाँ पे सही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना ऊर्जा को मापता है, एकदम सेम ऑप्शन दिया है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज था, ठीक ना, तो इसलिए हम आपको ये दोनों लिख दिए हैं। देखिए वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो कही जाती है, बताइए क्या करें। वह घटना जिसमें धातुओं पर, समझ कि धातु हो गया, इस पर जब प्रकाश पड़ता है, इस धातु पर जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होगा, उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को, हाँ इन सतहों से ना, इन सतहों से क्या होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये धातु है, पहले इलेक्ट्रॉन सतह पर ही था, प्रकाश पड़ा तो निकल गया, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, बताइए, इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। गौर करिएगा, यही तो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। किस सतह पर इलेक्ट्रॉन, किस सतह पर प्रकाश पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मैंने प्रकाश द्वारा विद्युत का प्रभाव आया, यानी प्रकाश द्वारा विद्युत बना, ठीक है। तो ये नंबर हम लोग देख लिए। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आइंस्टाइन को निम्न में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था ना, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। देखिए सी, ये आप लोग का यहाँ पे सही ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 1905 में ये दिए थे अपना नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम ना आइंस्टाइन कब दिए थे? 1905 में दिए थे। ठीक ना, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है? बहुत देखिए, यहाँ पर तो एक अलग ही स्थिति है, थोड़ा सा आप लोग को हम एक बार समझा देते हैं ये कार्यफलन क्या होता है, ये सब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं ना। देखिए यहाँ पर बात शुरू हो चुका है प्रकाश विद्युत प्रभाव का। क्या बात शुरू हो चुका है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब किसी धातु पर ही पड़े ना, धातु पर प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, है ना। तो ये घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। लेकिन इसमें कई बातें हैं, अभी जरा गौर से समझिएगा, इसमें कई बातों कई घटनाओं को लोग अच्छे से देखें हैं और कई स्थितियां इसमें बन रही हैं। जैसे कि एक होता है, यहाँ पे एक लगाए थे धातु का प्लेट, एक यहाँ लगाए थे प्लेट, है ना। तो इसमें एक खिड़की यहाँ पर होता है, समझ लीजिए अच्छे से, यहाँ पे एक खिड़की होता है और इसमें से ऐसे होता है, यहाँ पे क्वार्ट्ज का ग्लास होता है ना, पारदर्शी, इसमें हल्का सा निर्वात उत्पन्न कर देते हैं। अब ये क्या होता है, जब इस साइड से प्रकाश आते हैं ना, प्रकाश, तो सतह के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है, जब ये प्रकाश मान लीजिए यहाँ से आ रहा है, ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है और आकर के सतह को मारता है ठोकर ना, तो प्रकाश में एक ऊर्जा होता है, फोटोन में क्या होता है, एच न्यू होता है। ये ऊर्जा इस किस इलेक्ट्रॉन को देता है तो वो निकलने लगते हैं, लेकिन हमेशा नहीं निकलते हैं। ज़रा सतह के बारे में थोड़ा समझा दें आपको। सतह में ना, धातु के सतह में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो सतह से निकल नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि सतह ना अपने द्वारा, एक सतह का एक ऊर्जा होता है, उसके द्वारा वो बंधा होता है, एक एनर्जी होता है और वो बंधा होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सतह का एनर्जी आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 3। तो सभी इलेक्ट्रॉन जो है ना, सभी इलेक्ट्रॉन वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वजह से बंधाए हुए हैं। यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या बोल रहे हैं हम, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यहाँ पे क्या है, बंधाए हुए हैं, वो निकल नहीं सकते हैं। कैसे निकलेंगे? यदि उन इलेक्ट्रॉनों को ना सतह से लड़ने का ऊर्जा मिल जाए, उन इलेक्ट्रॉनों को सतह से लड़ने का ऊर्जा मिल जाए। कितना ऊर्जा मिल जाए? अगर इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश आने से, चाहे किसी भी तरीके से, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल जाता है तो वो ना सतह से झगड़ा करके निकल सकता है। समझ रहे हैं? निकल सकता है। लेकिन एक और बात है, 3 ही ना ऊर्जा, 3 ऊर्जा से सतह पकड़ा है। अगर इलेक्ट्रॉन को 3 ऊर्जा मिलता है तो कैसे निकलेगा? झगड़ा करने में 3 ऊर्जा खत्म हो जाएगा, तो निकल के भागने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगा। भागने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए बताइए? तो 3 से ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि ऊर्जा आता है कितना, मान लीजिए ऊर्जा आता है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोन में कितना ऊर्जा है? 3.5। ये आके ठोकर मारा तो इलेक्ट्रॉन को कितना ऊर्जा मिला? 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया। तो लड़ने के लिए कितना चाहिए? 3 ही चाहिए। सतह से लड़ने के लिए 3 ही चाहिए। कितना मिल गया? 3.5। तो मार कर देगा वो। देखिए ये आया, इलेक्ट्रॉन को दिया 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सतह से लड़ाई किया। सतह क्या किया ना कि उसके ऊर्जा को 3 खींच लिया ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन में कितना ऊर्जा बच जाएगा बताइए? एक इलेक्ट्रॉन को 3.5 ऊर्जा मिला है, सतह से लड़ने में 3 ऊर्जा खत्म हो गया। तो जब यहाँ से चलेगा ना तो उसके पास कितना ऊर्जा बच गया? 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हैं? आया फोटोन, तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देता है और इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कितना मिला? यही मिल गया। तो मिल गया तो यहाँ से भागने में ना 3 ऊर्जा तो इससे भागने में ही खत्म हो गया, बच गया 0.5, उसी से भागा। तो ये 3 आंकड़े आपको बताएं, इसी पर आगे का कई सवाल बनेगा, गौर समझ लीजिए। इसको बोलते हैं आपतित प्रकाश की ऊर्जा, इससे दिखाते हैं। और इसको बोलते हैं क्या चीज़? देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं, थोड़ा हम गलती लिखे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो भागेगा यहाँ से ना 0.5 ऊर्जा से भागेगा। अगर ये उदाहरण रहा तब
स्थितियाँ और उदाहरण कई तरह के हो सकते हैं ना, घटनाएं। अगर 3.5 आ रहा है तो 3 दे करके 0.5 बचेगा, उससे ये भागेगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब भागता है ना तो गति करता है, तो ये ऊर्जा ना गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। इसको गतिज ऊर्जा के मैक्स बोलते हैं, क्योंकि बड़ी तेज भागता है। मैक्स माने मैक्सिमम, यानी तेजी से पनपना के भागता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, सतह इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है जिस ऊर्जा के साथ, इसको बोलते हैं कार्यफलन। देखिए इसको बोलते हैं क्या, कार्यफलन। कार्यफलन, गौर करिएगा, कार्यफलन। अगर इलेक्ट्रॉनों को ना कार्यफलन के बराबर ऊर्जा मिल जाए तो वो नहीं निकल पाएंगे। जितना कार्यफलन है ना 3, उससे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगा तभी भाग पाएंगे। और कम मिला तो, जैसे मान लीजिए इसमें सतह में कार्यफलन 3 है और ऊर्जा कितना आया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, तो क्या निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि 2 ही मिलेगा और सतह से लड़ने में कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा भी ना तब कम ही रहेगा इससे लड़ने में। और वैसे भी वो तुरंत ऊर्जा सतह सोख लेता है, इलेक्ट्रॉन के पास बचता भी नहीं है। देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे ना तो हम सारा बात आपको कंसेप्ट ही बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पीछे एक बार प्ले करके समझ लीजिए पूरा बात, एक एक बात, ताकि एकदम कन्फर्म हो जाए, तब न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम लोग। देखिए कार्यफलन किसको बोलते हैं, तो जिस ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पकड़े गए होते हैं उसी को बोलते हैं। या इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिले तो उस ऊर्जा को पा करके इलेक्ट्रॉन एकदम झगड़ा करके एकदम 0 एनर्जी पे आ जाए तो उसी को बोलते हैं कार्यफलन। या ऊर्जा मिलने पे इलेक्ट्रॉन निकलने की स्थिति में आ जाए तो उससे बोलते हैं कार्यफलन। ये कार्यफलन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हर सतह का 3 ही होता है तो नहीं, सतह के अनुसार अलग अलग होता है, धातुओं के अनुसार। कुछ धातु में इलेक्ट्रॉन कस के बंधे होते हैं, कुछ धातु में इलेक्ट्रॉन थोड़ा कमज़ोर बल से बंधे होते हैं, तो सब में अलग अलग होता है। तो एक कंसेप्ट समझ गए आप लोग। चलिए हम इस कंसेप्ट के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल, कुछ आगे के प्रश्न को बनाएंगे। देखिए निम्नलिखित में सोडियम का कार्यफलन, हाँ अगर मान लीजिए प्लेट सोडियम धातु का बना हो तो कार्यफलन कितना होता है सोडियम के लिए। तो देखिए आपको बता दें, कार्यफलन का ना एक छोटा सा लिस्ट है ना, उससे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गौर करिए। देखिए कार्यफलन का ना ये NCERT से हम लिस्ट लिए हैं। देखिए सबका कार्यफलन यहाँ पे दिया है। सबसे कम कार्यफलन यहाँ पर सीजियम का दिया है और सबसे ज़्यादा कार्यफलन यहाँ पर प्लेटिनम का दिया है। हम लोग को सोडियम का पूछा है ना, सोडियम का कितना होता है, 2.75 होता है। सीजियम का 2.14 होता है। और ये जो प्लेटिनम होता है उसका आप देख सकते हैं 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हाँ कार्यफलन का ऐसा ही मात्रक ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का सोडियम का कार्यफलन कितना भी दिखाई दिया, 2.75 था ना, तो ये हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए आप लोग ध्यान से लिस्ट देख लीजिए, और भी सारे मान आप लोग ध्यान रखिएगा, बल्कि बना भी लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक धातु पृष्ठ का कार्यफलन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा इतना है, तो फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा कितना है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ दिया, आइए आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन ये बनेगा। देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे है, मान लीजिए इस तरह से है ना, और इसमें यहाँ पर इस तरह से जुड़ा भी होता है ना, यहाँ पर बैटरी मापने की, धारा मापने के लिए भी होता है। चलिए ये उत्सर्जक प्लेट, ये संग्राहक प्लेट। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया आपका, क्वेश्चन आपका दिया है ना कि एक धातु के पृष्ठ का कार्यफलन 2.1 है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा 0.9 है। तो देखिए हम इसको यहाँ पे दर्शाते हैं, कितना कितना बोला, गतिज ऊर्जा कितना बोला यहाँ पर 0.9 बोला, गतिज ऊर्जा के मैक्स है ना, गतिज ऊर्जा बोला यहाँ पर के मैक्स बराबर। और कार्यफलन कितना दिया है, कार्यफलन दिया है फाई नॉट का मान कितना 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछ रहा है कि आपतित प्रकाश में कितना ऊर्जा है, ई का मान। तो बोलिए ये कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, सोचिए जरा सा। पिछला एग्जाम्पल को देखिए, ये 3.5 है और ये कितना है 3 है, और ये कितना है इतना है। तो ये कैसे हो रहा है, 3.5 आया, उसमें 3 यहाँ गया, 0.5 यहाँ गया। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पे यहाँ पर आधा है, 3 और आधा जोड़ दीजिएगा ना तो इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 3.5 के। यानी कि 3 क्या है बताइए,
3 जो है ना वो फाई है, ये फाई नॉट है, फाई नॉट कार्यफलन है। और 0.5 क्या है? तो के मैक्स है, के मैक्स। अब बराबर कितना होता है? तो ये ई का, ये ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ई। तो ये सूत्र होता है, या ई बराबर कह सकते हैं, ई बराबर फाई नॉट प्लस के मैक्स। यानी इसको जोड़िएगा तो इसका ऊर्जा निकल जाता है, इसको जोड़िए, किसको फाई नॉट और के मैक्स। देखिए फाई नॉट ये है और इसका ऊर्जा कार्यफलन, और गति ऊर्जा के मैक्स को जोड़ दीजिएगा तो ये ई के बराबर, ई क्या है? आने वाला ऊर्जा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? पूछा है कि आने वाला ऊर्जा कितना है, तब समझ रहे होंगे। इसका ऊर्जा जोड़ दीजिएंगे तो ये हो जाएगा। अभी आपको सूत्र बताएं, ई बराबर कितना? फाई नॉट प्लस के मैक्स। तो बना दीजिए कितना होगा? फाई नॉट का मान आपका 2.1 है। देखिए फाई नॉट का मान कितना आपका है? 2.1 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और के मैक्स कितना है? 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो देखिए तो 3.0 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग, ये कह सकते हैं डी नंबर आपका यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, तो बस सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, किसी धातु के सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है जबकि सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है। एक निश्चित, देख क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे गौर करिए। किसी सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सतह है ना, तो इस पर प्रकाश आएगा तो यहाँ से उत्सर्जन होगा ना इलेक्ट्रॉन का, तो क्या हमेशा हो जाएगा? तो नहीं, यहाँ का ऊर्जा कार्यफलन से ये ज़्यादा आएगा तब। हम बताएं ना अभी कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो यहाँ से 2 आने पर नहीं होगा, 2 आएगा तो नहीं निकल पाएगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ से 3 से ज़्यादा आना चाहिए। यहाँ पर प्रकाश 3 से 3.5, 4, 5 ये सब आएगा ना, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो क्या कह रहा है? किसी सतह से उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है। उत्सर्जन कब स्टार्ट होगा? बताइए, स्टार्ट क्या बात कर रहे थे? 3 है ना, तो ये 3 आएगा तो स्टार्ट नहीं होगा, 3.1 पर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये स्टार्ट होता है कब? जबकि सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जो ये आपतित प्रकाश हो रहा है इसकी जो आवृत्ति होता है न्यू, इसकी जो आवृत्ति होता है कितना रहे? आवृत्ति होती है एक निश्चित के तुल्य या अधिक। देखिए आपतित प्रकाश की ऊर्जा को ई से दिखाते हैं, और ई का सूत्र आपको हम पहले बता चुके हैं, आया था। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। तो ऊर्जा बनने में आवृत्ति का योगदान है कि नहीं है? तो यहाँ आवृत्ति निश्चित होना चाहिए। तो देखिए निकलना शुरू करने के लिए आवृत्ति ने एक निश्चित मान से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, के तुल्य या अधिक होना चाहिए। आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति के तुल्य या अधिक, यहाँ पर ये नंबर टिक कर देंगे हम लोग। न्यूनतम एक आवृत्ति होता है, उसके बराबर या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आना चाहिए। न्यूनतम चाल नहीं, चाल से मतलब नहीं है। न्यूनतम तीव्रता बोल रहा है, ये भी नहीं, तीव्रता से भी मतलब नहीं। यहाँ पर मेन ऊर्जा से मतलब है, ऊर्जा आवृत्ति द्वारा परिभाषित हो रहा है। न्यूनतम तरंगदैर्ध्य बोल रहा है, यानी कि न्यूनतम तरंगदैर्ध्य या उससे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य है तो नहीं। तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा तो ऊर्जा कम हो जाएगा। गौर करिए, तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा तो ऊर्जा कम हो जाएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन ए है। देखिए आपको हम यहाँ पर बताते हैं, तरंगदैर्ध्य में नहीं, ऊर्जा जो होता है ना वो hc/λ सूत्र होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अधिक न कह रहा है यहाँ पर, तुल्य या अधिक, और लैम्डा अधिक हुआ तो ऊर्जा कम ना हो जाएगा। और हम लोग को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो ज़्यादा ऊर्जा के लिए क्या होना चाहिए? ई बराबर एच न्यू। देखिए न्यू बढ़ाइएगा तो ई बढ़ेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यू ज़्यादा ना चाहिए, तभी ना ऊर्जा ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सही कौन सा होगा? ये न्यूनतम आवृत्ति सही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो उत्सर्जित प्रकाश है ना उसके ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गौर करिए तो यहाँ पर जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा है के मैक्स, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी ऊर्जा ना गतिज ऊर्जा होती है के मैक्स। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गौर करिए, ये ऊर्जा ना आने वाला जो प्रकाश होता है ना उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति, ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश आएगा, ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश आएगा तो ज़्यादा ऊर्जा आएगा।
जिससे ऊर्जा बढ़ा, समझो ऊर्जा जिस हमारी आवृत्ति कम है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ऊर्जा, ठीक है। अब ये न्यू का मान बढ़ जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आने लगेगा। अगर यहाँ पर अधिक ऊर्जा आएगा तो सतह को देने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा ऊर्जा बचेगा तो चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कब बढ़ जा रहा है, जब ये अब ये बढ़ रहा है, क्या आपतित प्रकाश की क्या बढ़ेगा, ये क्या बोलते हैं हम लोग, आवृत्ति बढ़ेगा। तो आवृत्ति पर निर्भर करती है ये ऊर्जा, किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर। आवृत्ति इसमें दिया है तो बिल्कुल नहीं दिया है, आवृत्ति नहीं दिया तो एक और काम करते हैं। देखिए ऊर्जा का सूत्र ना एच न्यू आवृत्ति पर भी निर्भर करता है और ऊर्जा ना एच सी बाई लेमडा, देखिए ऊर्जा ना एच सी बाई लेमडा पर भी, देखिए ऊर्जा बराबर होता है एच सी बाई लेमडा। लेमडा पर भी ऊर्जा निर्भर करता है, लेमडा जितना ही छोटा होगा उतना ही ऊर्जा बड़ा होगा। तो हम लोग ऊर्जा की निर्भरता 2 चीज़ पर टिक कर सकते हैं, आवृत्ति पर और तरंगदैर्ध्य पर। यहाँ आवृत्ति तो नहीं दिया, तरंगदैर्ध्य दिया है ना, तो हम लोग बी नंबर टिक करेंगे, यहाँ पर बी नंबर टिक करेंगे। अब समझ लीजिए तीव्रता पर नहीं, गौर करिए, और यहाँ प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे ना तो निश्चित ऊर्जा वाले फोटोन की संख्या बढ़ेगा, फोटोन संख्या बढ़ जाएगा तो ढेर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निश्चित रहेगी। तीव्रता बढ़ने से इलेक्ट्रॉन केवल बढ़ेंगे, ऊर्जा नहीं बढ़ेगा। एक कह रहा है कि ऊर्जा निर्भर करती है संख्या पर, तो नहीं, संख्या बढ़ने घटने से ऊर्जा थोड़ा ना बढ़े घटेगा, ये आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य बदलने से ऊर्जा बदलेगा। तो ऊर्जा आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। इस तरह से कार्यफलन पर भी विशेष करके नहीं, कार्यफलन तो एक निश्चित धातु न हो गया, अगर धातु निश्चित रहे तो उस सिचुएशन में तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति यहाँ पे टिक करेंगे हम लोग ना। तो इस तरह से यहाँ पे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा निर्भर करती है। तो तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति दोनों में से कोई एक टिक हम लोग करते हैं, लेकिन देखिए ना यहाँ पे तो दोनों आ गया, अब तो क्या करें, दोनों को टिक करेंगे हम लोग। यहाँ पर दोनों सही है, अब सुनिए कैसे हो गया, दोनों सही कैसे हो जाएगा। तो आपको बताए थे कि देखिए ये क्वेश्चन कब का पूछा है, 2012 का पूछा है, 2012 बहुत पहले का, समझ लीजिए। उस समय ना ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आते थे ना कि मतलब क्वेश्चन में लिखा रहता था कि निम्न प्रश्नों में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, आप सभी विकल्पों को चिन्हित करें तब 1 नंबर पाएँ, ऐसा रहता था। यानी आपको 1 नंबर पाने के लिए जितना सही था सब टिक करिएगा तब जाके सही माना जाता है। बड़ा टफ था उस समय, अब तो आप लोग के समय आसान कर दिया है सब। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, अब आएगा ना तो या तो ये देगा ना तो वो देगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश धारा स्वतंत्र है। देखिए प्रकाश धारा किसको बोलते हैं, इससे हो गया ना। तो यहाँ से जब प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना स्टार्ट होती है, जब यहाँ प्रकाश पड़ना शुरू होता है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें आते हैं, इधर से यहाँ बैटरी रहता है ऐसे, है ना, यहाँ माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन वापस इधर से बैटरी में चले जाते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, प्रकाश पड़ने से निकलते हैं, फिर प्लस है तो ये प्लस बनता है, ये माइनस है तो ये माइनस बनता है। ये प्लस इलेक्ट्रॉन जो माइनस होते हैं यहाँ पर उन्हें खींच लेता है, ये खींचते जाता है, इधर से फिर वापस जाता है, ये प्रक्रिया होती रहती है। तो देखिए क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ एक और बात, इसमें जो धारा बहता है ना, इसमें जो धारा ये प्रकाश पर निर्भर करता है, प्रकाश आएगा तो धारा बहेगा, प्रकाश बंद तो धारा बंद हो जाता है। इसी पर रिमोट बनाया गया है, रिमोट में आप जिसे टिपते हैं रिमोट तो यहाँ से प्रकाश निकलता है तो आपका टीवी काम कर जाता है। तो ये इसी तरह से यहाँ प्रकाश आएगा तो ही काम करेगा, प्रकाश बंद हो जाएगा काम बंद हो जाएगा। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में ना विद्युत धारा स्वतंत्र है, बताइए विद्युत धारा स्वतंत्र है पूछ दे रहा है, तो यहाँ विद्युत धारा तो प्रकाश पर निर्भर कर रहा है ना, विद्युत धारा स्वतंत्र है मतलब निर्भर नहीं कर रहा है। देखिए इस पर तो निर्भर कर रहा है, प्रकाश आएगा तभी ना बढ़ेगा, ना प्रकाश आए नहीं बढ़ेगा, इस पर निर्भर कर रहा है। देखिए 2 इलेक्ट्रोडों के बीच लगाए विभवांतर पर, हाँ विभवांतर पर भी निर्भर कर रहा है। अगर ये बैटरी नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आता ही नहीं, ये प्लस है तब नहीं से खींच पा रहा है, तो विभवांतर जरूरी है, विभवांतर पर धारा निर्भर करता है। और क्या पूछ रहा है, उत्सर्जित प्रकार पदार्थ की प्रकृति पर, यहाँ जो उत्सर्जक पदार्थ है यहाँ जो पदार्थ लगे उस पर निर्भर करता है, बिल्कुल
यहाँ पर ऐसा पदार्थ लगा देंगे जिसका बहुत ज़्यादा हाई कार्यफलन हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो सतह पर निर्भर करता है। वही सीजियम लगा देंगे जल्दी निकलेगा। तो प्रकाश धारा जो है ना वो पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। अब क्या दे रहा है भाई, आवृत्ति पर। आवृत्ति पर धारा निर्भर नहीं करता है, क्या बोल रहा है आवृत्ति पर। हाँ? अगर आवृत्ति बढ़ाइएगा, देखिए अगर आवृत्ति बढ़ता है, तीव्रता निश्चित रख करके आवृत्ति बढ़ाते हैं, मतलब तीव्रता मतलब कि चमक निश्चित रख करके रंग बदलते हैं, रंग बदलते हैं। तो यहाँ पर ना रंग बदलने से ना आवृत्ति बदलता है एक तरह से, या आवृत्ति बदलने से रंग बदलता है। तो इसके बदलने से ना जब न्यू बदलेगा तो ऊर्जा बदलेगा, ई बदल जाएगा। ई बराबर एच न्यू ना होता है तो ऊर्जा बदल जाएगा। ऊर्जा बदल जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि पहले आवृत्ति कम था तो 2 फोटोन आते थे, आवृत्ति बड़ा हो गया तो 2 ही फोटोन आएंगे, लेकिन उन फोटोनों में ताकत ज़्यादा होगा। आवृत्ति बढ़ने से ताकत बढ़ता है, गौर करिए। आवृत्ति बढ़ने से ना फोटोन ताकत मोटा आएंगे फोटोन, लेकिन आवृत्ति बढ़ रहा है तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ रहा है, संख्या नहीं बढ़ रहा है। तो संख्या फोटोन का नहीं बढ़ रहा है तो यहाँ पे 2 अभी आ रहा है, आवृत्ति बढ़ाने पर भी 2 ही आएंगे। तो 2 ही आएंगे तो हमेशा इधर 2 ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो धारा तो नहीं बढ़ा। आवृत्ति बढ़ाने से धारा नहीं बढ़ा। आवृत्ति बढ़ाने से ना केवल गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो गतिज ऊर्जा के पास ज़्यादा ऊर्जा बचेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आवृत्ति बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ता घटता है, धारा नहीं। धारा इसी से स्वतंत्र है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है। आवृत्ति बढ़ाने से ना धारा पर असर नहीं पड़ता है। आप लोग को बढ़िया सब नोट्स में लिखवाए हैं। देखिए ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फोटो सेल आधारित है। देखिए वो एक फोटो सेल होता है ना, एक मशीन है फोटो सेल जो पूछ दिया अभी। देखिए फोटो सेल के बारे में आपको बताते हैं। फोटो सेल जो होता है ना वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पे काम करने वाला एक युक्ति है, इस पर काम करता है। आपको देखिए चित्र इसका दिखाते हैं, फोटो सेल किस तरह का होता है, गौर से देखिएगा। यहाँ फोटो सेल दिखाए थे आपको लोग को। देखिए ये फोटो सेल है, एनसीईआरटी बुक से हम इसका चित्र लिए हैं। यहाँ लिखा है फोटो सेल। देखिए कैसा होता है। जब इसमें प्रकाश पड़ता है ना तो इसमें विद्युत का प्रवाह आरंभ हो जाता है। देखिए यहाँ पर उत्सर्जक प्लेट है, ये संग्राहक प्लेट है। प्रकाश पड़ता है तो इसमें से फोटोन निकलेगा और इसके पास जाएगा, है ना। और इस तरह से परिपथ में धारा ऐसे बहना स्टार्ट होता है। जब प्रकाश पड़ेगा तो धारा बहना स्टार्ट, इसको बोलते हैं फोटो सेल। याद रखिएगा, सौर प्लेट नहीं है ये, उससे थोड़ा डिफरेंट है ना। फोटो सेल ये होता है। देखिए प्रकाश विद्युत सेल, देखिए वही बता गया बाबू, प्रकाश विद्युत सेल है ना। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में नहीं, फोटो सेल ना प्रकाश को विद्युत में बदलता है। देखिए ये सही है। फोटो सेल देना बताया आपको, प्रकाश पड़ेगा तब विद्युत बहने लगता है उसमें, तो ये करता है। प्रकाश का संचय बिल्कुल नहीं करता। विद्युत का संचय ये तो बैटरी लगा देंगे तो करेगा, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पर मेन वो क्या करता है, प्रकाश को विद्युत में, ये इसका काम क्या है, प्रकाश को विद्युत में बदलना। संचय करना था काम बैटरी का ना है, इसका थोड़े ना है। इसका काम क्या है, इसका काम है प्रकाश को विद्युत में बदलना, बस ये इसका काम है। देखिए नेक्स्ट, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बताइए द्रव्य तरंग सिद्धांत कौन दिए थे। द्रव्य तरंग सिद्धांत, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, द्रव्य तरंग यानी कि कण और तरंग सिद्धांत एक देने वाले वैज्ञानिक थे, और उन वैज्ञानिक का नाम ना डी ब्रोगली है। एक डी ब्रोगली नाम के वैज्ञानिक हुए थे। वो बताए थे ना कि जो कोई भी कण होता है, कोई भी जो कण होता है, अगर वो गति करे तो गतिशील कण तरंगदैर्ध्य प्रदर्शित करता है। गतिशील कण चाहे बड़ा कण हो चाहे छोटा कण हो, गतिशील कण हो तो तरंगदैर्ध्य बनाता है। और वो इसके बारे में अपना नियम भी बताए थे कई, कि गतिशील कण द्वारा उत्पन्न तरंगदैर्ध्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा इसी को आगे चल करके हम लोग h/p लिखते हैं, है ना। लेमडा बराबर h/p, और इसी को कहते हैं h बटे में p माने संवेग। संवेग को mv कहते हैं ना। तो ये सब देने कौन थे, डी ब्रोगली थे। डी ब्रोगली। हाइगेंस तो तरंग सिद्धांत न दिए थे,
एक और एक द्रव्य कण द्रव्य तरंग सिद्धांत, ये डी ब्रोगली। एच विल्सन तो ये तो ऋग्वेद को पहली बार अंग्रेजी में कन्वर्ट करने वाले व्यक्ति थे, और फ्रेशनल तो आप पढ़े हैं, विवर्तन में वो उनका रिसर्च रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होता है, तो अभी ना आपको बताया है लैम्डा बराबर एच बटा में एम भी, ये आपका इसमें सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एम द्रव्यमान के और भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य, देखिए तो ये मान लीजिए कण है, एम द्रव्यमान है और भी वेग से चल रहा है, तो इसका तरंगदैर्ध्य जब भी चलेगा ना तो ऐसे तरंग बनाते हुए चलेगा कण, ऐसा डी ब्रोगली कहते हैं, और ये प्रयोग रूप से सही भी पाया गया है। तो इसका तरंगदैर्ध्य कितना होगा, इसका तरंगदैर्ध्य तो इसका सूत्र वही है डी ब्रोगली का, लैम्डा बराबर एच बटे में एम भी। एम भी अब देख सकते हैं एच बटा एम भी कौन है, लैम्डा बराबर एच बटा एम डी, यहाँ बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है। देखिए ये भी ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, देख सकते हैं। चलिए तो ये हो गया, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी। देखिए एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, और ये है फोटोन। फोटोन ये भी अपना चल रहा है, इससे ये भी अपना चल रहा है। तरंगदैर्ध्य दोनों का सेम है, दो लगातार शीर्षों का बीच का दूरी जितना इसमें है, इसमें भी दो शीर्षों के बीच का दूरी वही, यानी कि इसमें भी लैम्डा तरंगदैर्ध्य है, इसमें भी लैम्डा है। तो कह रहा है कि इनमें कौन सी भौतिक राशि समान होगी, ये सब दिया है। देखिए आपको बताते हैं, डी ब्रोगली क्या बताते हैं कि ये सब में ना जब ये ऐसा होता है तरंगदैर्ध्य बनता है कण द्वारा, तो एच बटे में पी एक संबंध बनता है। तो हम इसको कह सकते हैं लैम्डा इंटू पी बराबर एच, लैम्डा इंटू पी बराबर क्या एच। तो पी बराबर कितना होगा, पी बराबर कितना होगा एच बाई लैम्डा, एच बाई लैम्डा। देखिए यहाँ पे गौर करिए। तो अब आप लोग बताइए हमको, ये जो है ना लैम्डा, इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए तो लैम्डा का मान एक ही ना है, एच का मान कांस्टेंट होता है, तो ये अचर है, और ये भी दोनों के लिए समान हो गया। जब दोनों समान हो गया तो भागा भी एक फिक्स अंक आएगा, यानी संवेग भी निश्चित आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन का संवेग निश्चित रहेगा। यहाँ पे संवेग निश्चित रहेगा। संवेग निश्चित कैसे हो गया आप समझ गए हैं, इसलिए संवेग निश्चित क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए लैम्डा और एच का मान अचर हो चुका है। और आपको बता दें कि यहाँ संवेग निश्चित का मतलब आप ये समझिए कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल निश्चित हो गया। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल अचर, यानी कि m1 v1 कहें, चाहे m2 v2 कहें, चाहे m3 v3 कहें, m3 v3 है ना, ये सब अचर है। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन का आता, फोटोन का आता है, चाहे आप प्रोटॉन को देता, न्यूट्रॉन को देता, और कहा था कि समान तरंगदैर्ध्य है, तो याद रखिए जब भी समान तरंगदैर्ध्य बोल दिया तो संवेग निश्चित हम लोग मानेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर इस क्वेश्चन में क्या कहा है, तरंगदैर्ध्य और नहीं, इलेक्ट्रॉन और फोटोन कहा है, ठीक है। वेग क्यों नहीं ठीक किए, देखिए इलेक्ट्रॉन भारी होता है ना, फोटोन तो बहुत प्रकाश न है, तो ये थोड़ा स्लो चलता है, इसका वेग कम होगा, इसका वेग तेज होगा, तो वेग तो समान होगा नहीं। और ऊर्जा का बात रहा, ऊर्जा भी कैसे भला समान हो सकता है दोनों का, इसके द्वारा बनेगा तो ई कितना बनेगा ऊर्जा, ई बराबर होता है एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा होता है। तो एच इसका सी नियंत्रण वेग होगा ना, इसका वेग तो कम ना होगा, इसका वेग भी मान लेते हैं, भी बाई लैम्डा होगा। और इसके लिए वेग देखिएगा तो इसका वेग तेज होगा, सी वेग होगा। वेग के अंतर के चलते ये लोग की ऊर्जा में अंतर आ जाता है, तो ऊर्जा भी सेम नहीं होगा। कोणीय संवेग भी सेम नहीं होगा, क्यों, कोणीय संवेग का सूत्र होता है रेखीय संवेग गुणे दूरी। कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, कोणीय संवेग का सूत्र होता है क्या, रेखीय संवेग गुणे दूरी। देखिए रेखीय संवेग गुणे दूरी, देखिए देखिए और रेखीय दोनों आ गया ना। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेखीय संवेग, तो संवेग तो ठीक है सबका सही, लेकिन दूरी अलग अलग, क्यों, चाल चूंकि अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन कम दूरी चलेगा, फोटोन ज़्यादा रास्ता चल देगा। फोटोन का चाल तेज ना है, निश्चित समय अगर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन कम दूरी चलेगा, फोटोन ज़्यादा दूरी चलेगा। दूरी डिफरेंट होने से कोणीय संवेग भी सेम नहीं होगा,
तो इसलिए फाइनल इसमें आंसर कौन सा होगा, संवेग। आप लोग घबराए नहीं, आप लोग को हम चाहते हैं एकदम बढ़िया से बताएं, समय दे रहे हैं आप, लेकिन आपका समय हम चाहते हैं कि ऐसा बताएं ना कि आपको कि आप इसके आसपास का क्वेश्चन बोर्ड में कर दें आप लोग। देखिए अब लास्ट हो रहा है, डेविसन जर्मर के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह थी। देखिए एक डेविसन जर्मर की कहानी आपको बताया है। वो लोग क्या किया ना, डेविसन जर्मर लोग क्या किए कि वो लोग को जब पता चला कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलता है, मैं प्रकाश आने से इलेक्ट्रॉन चलता है, वो भी तेज चलता है, तब आए दिमाग में कि तब अवश्य तरंगदैर्ध्य बनाता होगा। तो ये तरंगदैर्ध्य के बारे में लोग सोचने लगे, क्योंकि डी ब्रोगली कह गए हैं कि जब भी कोई कण तेजी से गमन करेगा तो वो तरंगदैर्ध्य के रूप में चलेगा, तरंगदैर्ध्य वाले पथ पर चलेगा। तो वो लोग ना इसमें लगे चेक करने, और ये सही भी पाया गया। तो डेविसन जर्मर के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ क्या थी, तो तरंग प्रकृति थी। तरंग प्रकृति का पता चला डेविसन जर्मर के प्रयोग में, है ना। वो तरंगदैर्ध्य भी निकाले थे इसका। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन ऐसा है शायद। चलिए हो गया। अब देखिए तो किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होगी। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य पूछ रहा है ना, एम द्रव्यमान का कण है, क्यू आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित करते हैं तो कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होगी। देखिए आप लोग को अच्छे से बताते हैं, घबराइएगा नहीं आप लोग। देखिए क्या कह रहा है कि एम द्रव्यमान का कण है ना, और ये क्यू आवेश है इस पर, और ये भी वेग से चल रहा है। भी वेग से नहीं, वेग नहीं दिया, क्या दिया देखिए तो भी विभवांतर दिया है ना। हाँ, भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होगी। देखिए देखा कर रहा है, कण को ऐसे ये चल रहा है और भी विभवांतर से क्यू आवेश को जब भी विभवांतर देते ना, विभवांतर के कारण आवेश चलने लगते हैं। तो ये चलने लगा तो कितना तरंगदैर्ध्य बनाएगा, ये लेमडा कितना बनाएगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि गति करेगा तो गतिज ऊर्जा इसका कितना बनेगा, तो हाफ mv² पर आपको बता देते हैं ना, ध्यान से देखिए। चलिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए k बराबर हाफ, नीचे में m लिख देते हैं, यहाँ भी mv का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसमें डबल m हो गया तो एक m से एक m कटेगा, वापस ये आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, k अब 1/2m, इसको हम p कह सकते हैं, p² संवेग। तो ये फाइनल कितना आएगा, k बराबर p²/2m, k बराबर हो जाएगा p²/2m। तो ये कितना होगा, p² बराबर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2km, या p बराबर हो जाएगा रूट में कितना 2km। देखिए गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। अब यहाँ से डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य निकाल देते हैं। तो लेमडा बराबर h/mv होता है, और ऐसे हम mv को p कह देते हैं। रुक जाइए, mv को क्या कहते हैं, p। तो h/में में p का मान यहाँ से आया हुआ है कितना 2m k, ऐसे है। ये लेमडा हो गया, ये लेमडा बराबर हो जाता है h/में में 2m। आप लोग को ना बताए होंगे हम, आप बताएं आप लोग को कि एक ऊर्जा है, कि क्या एक ऊर्जा है। देखिए कि एक ऊर्जा है, इसका ना EV0 सूत्र होता है, या E/V होता है। कैसे होता है बताइए, ये निरोधी विभव में आप लोग को बताया है ना। देखिए निरोधी विभव ऐसे सोच सकते हैं, कि ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा को कार्य से दिखाते हैं ना, तो कार्य बराबर ना होता है, आपको हो सकता है कार्य और VQ हो जाएगा। कैसे, V बराबर जो W/Q होता है, तो W बराबर कितना होगा, W बराबर VQ हो जाएगा। तो यहाँ पर K बराबर कितना VQ, K बराबर कितना VQ, तो यहाँ पर K बराबर हो जाएगा VQ। तो यही होता है सूत्र इसका। लेमडा बराबर कितना होता है, h/में में 2mVQ, 2mVQ। देखिए तो कितना दिया है 2m, h/में में 2mQ, हाँ यही दिया है। यहाँ पे C नंबर आपका सही हो रहा है, देख लीजिए अच्छे से, है ना। थोड़ा सा बताएं आप लोग को अच्छे से ताकि आप समझ सकें। ऐसे तो क्लासरूम में आपको विस्तार से बताया गया है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। और एक बात और, डेविसन जर्मर के प्रयोग में ना यहाँ पर आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन।
और ये एम होता है, ये भी निरोधी विभव होता है ना। तो इस तरह से हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, विभवांतर भी से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न में डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सही मान है कौन सा है भाई। तो देखिए बाबू, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये आपको डेविसन जबरन के प्रयोग में इसको इतना लिखते हैं 2m, आवेश को लिखते हैं लोग E एलिमेंट्री चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर परिमाण के रूप में E लिख देते हैं ना, माइनस लेंगे तो फिर रूट समस्या ना कर देगा, माइनस हटा के लिए हैं भी। तो हो गया, मान रखिए तो H का मान बोलिए 6.62 गुणे 10 के पावर -34। ऐसे करके इसको हल करिएगा। देखिए हम हल नहीं करवाएंगे, आपको हिंट कर देते हैं। इसका मान 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, आवेश का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19। आवेश विभवांतर नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं भी। इसको हल करिएगा ना तो रूट में भी बच जाता है और ये मान अपना आता है 12.27 करके आता है ना। और ये होता है रूट में भी, हल करिएगा तो आएगा। आप लोग को विस्तार से हल कराया है। और ये एंगस्ट्रम में, क्योंकि यहाँ 10 के पावर -10 आएगा, 10 के पावर -10 को एंगस्ट्रम बोलते हैं ना। तो देखिए हम लोग इसमें कौन सा ऑप्शन से हो रहा है, 12.27 बटा में √v एंगस्ट्रम, ये सही हो रहा है। एंगस्ट्रम का मान आप सुने कितना बोले थे, 10 के पावर -10 मीटर बोले थे। तो इस तरह से हो गया। तो आप लोग पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से आप लोग देखिए हैं, अच्छे से आप लोग नोट्स पर लिख भी लिए, और नहीं लिखे तो ज़रूर इसे लिख लीजिए, है ना, और बढ़िया से रिवाइजिंग करिए। चलिए इतना ही, अभी बहुत आगे बढ़िए, लास्ट तक देख रहे हैं आप लोग। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद सबको, ऐसा ही नहीं है, और बहुत आगे बढ़िए, बहुत अच्छा मार्क्स है। थैंक यू सो मच, इतना ही।